कालगांव, एक नाम जो सुनते ही अजीब सी ठंडक नसों में दौड़ जाती थी। गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था जहां एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। बूढ़े कहते थे वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, पर आज के नौजवान इन बातों को हंसी में उड़ा देते थे। आरव भी उन्हीं में से एक था। 24 साल का, तेज तर्रार और दुनिया को चुनौती देने वाला लड़का। इन छुट्टियों में वह अपनी छोटी बहन सिया के साथ अपने ननिहाल कालगांव आया था। गांव के चौपाल पर एक शाम बैठकर जब राजू काका ने हवेली की डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की, तो सिया के चेहरे पर हल्का डर छा गया, लेकिन आरव ने बस एक ठंडी मुस्कान दी। काका, अभी भूत प्रेत पर यकीन करते हो? ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। राजू काका की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। बेटा, यहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। हवेली सिर्फ इमारत नहीं, एक कैद खाना है, आत्माओं का। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। भैया, हम हवेली के पास भी नहीं जाएंगे ना? आरव ने हंसते हुए सिर हिलाया, पर उसके दिमाग में एक अलग ही योजना बन रही थी। रात के 11 बजे गांव अंधेरे में डूबा था। बस कभी कभी कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव ने चुपचाप अपनी टॉर्च उठाई और सिया को भी साथ ले लिया। बस एक झलक देखेंगे, फिर लौट आएंगे, उसने वादा किया था। सिया का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन भाई की जिद के आगे वो मजबूर थी। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रास्ता और भी डरावना हो गया था। पेड़ों की सूखी टहनियां अजीब आवाजें कर रही थी। जमीन पर गिरती पत्तियां पैरों के नीचे चरमराती थी। हवेली सामने थी, काली, विशाल और मृत सी। उसके बड़े बड़े फाटक टेढ़े होकर अजीब सा डरावना मुंह बना रहे थे। आरव ने बिना सोचे फाटक को धक्का दिया। फाटक कराहता हुआ खुला। भीतर एकदम सन्नाटा था। सीलन की बदबू और मिट्टी की गंध नथुनों में भर गई। जैसे ही वो दोनों भीतर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सिया चौंक गई। भैया, दरवाजा खुद बंद हो गया। आरव ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। कहीं कहीं से प्लास्टर उखड़ चुका था। हर कोना वीरान था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो मौजूदगी का एहसास कराता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अचानक आरव की टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सिया का डर अब चीख बनकर बाहर निकलने को था। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। सिया ने किसी का स्पर्श महसूस किया। भैया, किसी ने मुझे छुआ। आरव ने जल्दी से टॉर्च को झटका दिया और रोशनी फैल गई। लेकिन सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनका खून जम गया। एक और सफेद साड़ी में लिपटी, झुलसा हुआ चेहरा, लाल लाल जलती आंखें। वो फर्श पर बैठी थी और रो रही थी। उसका रुदन दिल चीर देने वाला था। आरव ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया और टूटी आवाज में कहा, मैं सुधा हूं, इस हवेली की बंदी, धोखे का शिकार। सिया कांपते हुए पीछे हट गई। सुधा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। बरसों पहले हवेली के मालिक ने प्रेम का दिखावा कर उसे छल लिया था। जब वो सच जान गई तो उसे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली की दीवारों में कैद थी, न्याय की प्रतीक्षा में। सुधा की आवाज टूट रही थी, अगर तुम मेरी अस्थियां निकालकर मेरी चिता जला दोगे तो शायद मैं मुक्त हो सकूं। सिया की आंखों में आंसू थे। आरव का दिल भी भारी हो गया था। दोनों ने वादा किया। अगली सुबह गांव वाले पहले तो डरे, पर राजू काका के कहने पर सबने मदद की। हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास खुदाई की गई। वहां से जले हुए हड्डियों के अवशेष निकले। विधि विधान से सुधा का अंतिम संस्कार किया गया। जब आग की लपटें उठीं तो हवा में अचानक हल्की सी मीठी खुशबू फैल गई। कहा जाता है उस पल सुधा की आत्मा ने सबको एक हल्की मुस्कान दी थी
और फिर धीरे धीरे हवाओं में विलीन हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब सब सो रहे थे, आरव और सिया के कमरे की खिड़की अचानक खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक फुसफुसाहट आई। मुक्ति तो मिल गई, पर इंसाफ अभी बाकी है। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। धुंध में उसने देखा वही सफेद साया दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। कालगांव आज भी अपनी जगह है। हवेली अब वीरान है, पर हर पूर्णिमा की रात जब हवाएं तेज चलती हैं, गांव के लोग दावा करते हैं हवाओं में अब भी सुधा की धीमी सी हंसी तैरती है और कहीं दूर से आवाज आती है, इंसाफ अभी बाकी है।